Hello everyone. In last two lectures, we have seen heat engine, Carnot engine, रेफ्रिजरेटर एंड Carnot रेफ्रिजरेटर। कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, वो हम कल के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। एंड माइंड यू कि वो जो कल का लेक्चर होगा दैट वुड बी अवर लास्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ेंगे? आवर टारगेट इज टू अंडरस्टैंड लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी पर बेस्ड हम आगे पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। और लिमिटेशन समझना है तो पहले इन नटशेल देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वो कहता है भैया, अगर आपने सिस्टम को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की या सिस्टम से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट किया, द नेट इफेक्ट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब जैसे मान लीजिए, अगर मैं 100 जूल ऑफ हीट सप्लाई करता हूं, तो हो सकता है कि 60 जूल किसके लिए यूज हो जाए? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड ओनली 40 जूल ऑफ एनर्जी विल बी यूटिलाइज फॉर द वर्क डन। ठीक है, अगर आप सिस्टम से हीट निकालोगे तो वैसे ही आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहला लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट टेल्स अस वेदर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस कैन एक्चुअली ऑकर। देखिए, जब हमने हीट इंजन पढ़ा था तो क्या समझा था? सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, सम अमाउंट ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म वर्क एंड रेस्ट ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक और चीज समझ में आई थी कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी तक फ्लो करती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हीट लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाए? नहीं। तो ये जो फ्लो ऑफ हीट है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ऐसे ही क्यों होता है? क्यों लो टेम्परेचर बॉडी से हीट हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ नहीं बहती? इसका कोई एक्सप्लेनेशन हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं देता है। सो दैट इज रिटन हियर। इट कैन नॉट टेल्स अस व्हाई ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी नेचुरली एंड नॉट अदर वे राउंड। सेकंड लिमिटेशन क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीट हीट टू वर्क कन्वर्जन। मतलब अगर मैंने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो 100% ऑफ हीट एनर्जी 100% वर्क में कभी कन्वर्ट होती है क्या? नहीं कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर आप इस लॉ को देखो तो लॉ के हिसाब से क्या बोलता है? जैसे मान लीजिए एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो होती है। इसका मतलब जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, ऑल इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। बट ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हीट इंजन के केस में हमने समझा था जो इफिशियंसी होती है इट इज लेस देन 1, दैट इज लेस देन 100%। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, only part of it is utilized in the form of work done and rest of the heat is rejected to cold reservoir। तो 100% efficient प्रोसेस है नहीं, लेकिन इसकी भी बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं कहता। वो कहता है भैया, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो सकती है? वर्क डन में हो सकती है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड लिमिटेशन क्या है? It cannot distinguish reversible and irreversible processes. So while heat is being transformed, इट डज नॉट टेल्स अस कि कौन सी प्रोसेस होगी, क्या प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, इफिशियंसी के बारे में ऐसे कुछ बात नहीं होती है इन केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो सारे लिमिटेशंस है, अब इन्हीं लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आगे आता है, जिसके स्टेटमेंट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक तरीके से बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्वांटिटी की बात करती है, कितनी हीट किस में कन्वर्ट होगी, लेकिन इट डज नॉट टॉक अबाउट क्वालिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। डायरेक्शन मतलब लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी तक की तरफ हीट क्यों नहीं फ्लो होती, इसके बारे में भी बात नहीं करता है। और कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, इरिवर्सिबल होगी, कौन सी प्रोसेस एक्चुअली होगी, इनके बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बताता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ हमें क्यों जाना पड़ रहा है, तो चलिए इन अ नटशेल फटाफट दो एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो है रेफ्रिजरेटर का और एक है हीट इंजन का। अगर मैं हीट इंजन की बात करूँ तो हमने क्या किया है? हॉट रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब किया, उसमें से कुछ अमाउंट वर्क डन हुआ एंड रेस्ट ऑफ द हीट इज सप्लाइड टू कोल्ड रिजर्वायर। तो ऐसा होने के लिए भी कुछ ना कुछ लॉ रहा होगा, तभी तो ये हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो ऐसा हीट रिजेक्शन वगैरह की बात नहीं करी है। अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे देखो तो कोल्ड रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब किया गया, लेकिन नेचुरली होता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है? वर्क डन किया है एंड देन द हीट इज रिजेक्टेड टू हॉट रिजर्वायर। सो ये जो प्रोसेसेस है ना, बेसिकली
कि सम अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट होना पड़ रहा है इंजन के केस में टुवर्ड्स कोल्ड रिजर्वायर, और रेफ्रिजरेटर के केस में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है ताकि एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जा सके फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी. दीज टू कंडीशंस और दीज टू प्रोसेसेस बेसिकली रिप्रेजेंट्स अवर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टू डिफरेंट स्टेटमेंट फॉर्म. या फिर आप कह सकते हो जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो दो अलग अलग फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं. सो अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इसे कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो इंजन के लिए अप्लीकेबल है, इसलिए इसको इंजन लॉ भी बोला जाता है. एंड एज पर दिस लॉ व्हाट वी कैन से इज इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क. अभी ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने QH अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट की और सारे के सारे वर्क डन के लिए सम अमाउंट ऑफ हीट QC मस्ट बी एग्जॉस्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर, और इसी के कारण 100% इफिशियंसी हम नहीं ला सकते हैं इंजन के केस में. तो ये एक तरीके से ये स्टेटमेंट बताता है कि आपकी जो इफिशियंसी है वो सम पार्ट में ही लिमिट रहेगी, राइट. सो दिस प्रोहिबिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्ट हीट इंजन, राइट. चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है सेकंड फॉर्म में, क्लॉसियस स्टेटमेंट. अब ये क्लॉसियस स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है. वो क्या कहता है, it is not possible for heat to flow from colder body to warmer body without any work having been done to accomplish this flow. कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अगर आपको हीट का फ्लो करवाना है तो एक्सटर्नली वर्क डन करना जरूरी है. इसी के कारण एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर भी नहीं बन सकता, चाहे वो कार्नोट ही रेफ्रिजरेटर क्यों ना हो या कार्नोट इंजन ही क्यों ना हो. 100% इफिशियंट या 100% एनर्जी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा. अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टर्लिंग साइकिल. देखिए स्टर्लिंग साइकिल जो है यहाँ पर हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस कंसिडर करते हैं. इससे रिलेटेड जो पीवी डायग्राम है, इस पीवी डायग्राम को भी हम समझेंगे. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं देख लेते हैं. ये जो स्टर्लिंग साइकिल है ना, ये इसका यूज करके हम इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों एक ही डिवाइस से बना सकते हैं. मतलब अगर मान लीजिए मैं हीट इंजन बना रहा हूं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, ये स्टर्लिंग साइकिल को यूज करने वाले हैं. तो अगर आप मान लीजिए हॉट रिजर्वायर से, फॉर एग्जांपल हॉट रिजर्वायर से अगर हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका आपने कर लिया वर्क डन, सो सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर. इसी इंजन को अगर आप उल्टा चला दे, है ना, जस्ट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, द सेम इंजन विल वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर. ठीक है, द सेम इंजन विल वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर. तो यही चीज जो है इस पर्टिकुलर इंजन को खास बनाती है या इस साइकिल को खास बनाती है. अगर किसी डिवाइस को इस साइकिल पे रन कर दिया जाए तो इट कैन एक्ट एज अ हीट इंजन एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर. चलो अगर देखिए वर्किंग सब्सटेंस की मैं बात करूं या सिस्टम की बात करूं तो एयर जो है आपकी नॉर्मल एयर, ध्यान से समझना, नॉर्मल एयर है, आप हेलियम या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, है ना, इस तरीके की जो गैसेस होते हैं दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सिस्टम इन केस ऑफ स्टर्लिंग साइकिल. चलेगा, अब स्टर्लिंग साइकिल में जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है उन्हें समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की. वैसे देखा जाए तो इसमें दो प्रोसेसेस आएंगे. जैसे कैरनोट में कौन से दो प्रोसेस आए थे, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक. यहां पर जो दो प्रोसेस है वो उनमें से एक होगा आइसोथर्मल. आइसोथर्मल में भी क्या दिखेगा आपको, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन. एंड देन देयर आर आइसोकोरिक प्रोसेसेस. दोनों ही तरीके के प्रोसेसेस जो होंगे वो रिवर्सिबल इन नेचर होंगे. कैसे होंगे, रिवर्सिबल इन नेचर. चलेगा, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको आप नोट करके रख लेना. मैं आपको क्या करता हूं, ये जो पर्टिकुलर पीवी डायग्राम है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके देता हूं. तो फर्स्ट अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, स्टर्लिंग साइकिल के स्टेप्स की बात करूं, तो पहली स्टेप कौन सी है, इसको मैं लिख रहा हूं A to B. यहां पर आप देख पा रहे हैं, लेट से A से लेकर B तक अगर आप प्रोसेस देखो ऑन द पीवी डायग्राम, यू कैन इजीली ऑब्जर्व हियर दिस AB कर्व इज एक्चुअली अपॉन अ आइसोथर्म. जो क्या है मेरा
हॉट जो रिजर्वायर होता है उसका टेम्परेचर है ना TH, उतने ही टेम्परेचर पर एक्सपांशन हो रहा है फ्रॉम A टू B। तो हम ये कह सकते हैं कि AB इज आइसोथर्मल एक्सपांशन एक्सपांशन प्रोसेस। जब आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा होगा तो हम बोलेंगे कि भैया डेल्टा यू जीरो रहेगा। वाई डेल्टा यू इज जीरो? बिकॉज डेल्टा टी इज ऑल्सो जीरो। तो आप जो भी हीट सप्लाई करोगे, आइडियली अगर आइडियल सिस्टम रहता तो जो भी हीट सप्लाई करोगे उसका काम होता है सिर्फ वर्क डन करने के लिए। तो चूंकि एक्सपांशन हो रहा है एंड एक्सपांशन इज हैपनिंग अलोंग द सेम टेम्परेचर, सो सिस्टम क्या कर रहा होता है उस दौरान QH अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। आप इस पर्टिकुलर फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आइसोथर्म है यहाँ हम क्या कर रहे हैं, QH अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। सो आई राइट QH इज द हीट एब्जॉर्ब, इज द हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग एक्सपांशन, ड्यूरिंग एक्सपांशन। चलेगा। अब हम सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं। सेकंड प्रोसेस कौन सी है? B2C। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो B2C प्रोसेस है, इट इज हैपनिंग अलोंग द कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। आई एम राइटिंग BC। BC इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और यहां पर क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, सिस्टम जो है सम अमाउंट ऑफ हीट लूज करता है। मान लीजिए QH हुआ है 100 जूल, तो हो सकता है आउट ऑफ दिस 100 जूल 30 जूल हीट जो है वो सिस्टम ने क्या कर ली है, रिजेक्ट कर दी है। बची कितनी जूल है? 70 जूल हीट। तो इसका आगे काम होगा। तो हम ये समझेंगे कि ड्यूरिंग दिस आइसोकोरिक प्रोसेस सिस्टम रिलीजेस सम हीट, सिस्टम रिलीजेस सम हीट, सम हीट, इसको मैं Q लिखता हूं, ठीक है। एंड टेम्परेचर चेंजेस, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहां टेम्परेचर कहा है क्या हुआ है, TH से TC की तरफ बढ़ा है। टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम TH टू TC। चलेगा ना। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? C2D अगर प्रोसेस देखो तो दिस इज ऑल्सो एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट यहां पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। सो आई एम राइटिंग हियर, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। थर्ड प्रोसेस इज CD प्रोसेस। दिस इज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस। नाउ आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है, अगेन यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इस दौरान क्या होता है, भले ही ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस दौरान क्या होता है, QH में से जो हमने Q अमाउंट ऑफ एनर्जी को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान, उसके बाद जो बची हुई एनर्जी होती है हीट एनर्जी, उसे QC के फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो हम ये कह सकते हैं QC amount of heat is rejected by the system, rejected by system। चलेगा। और टेम्परेचर कैसा भैया, कांस्टेंट है, तो जो TC टेम्परेचर है वही मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द कॉम्प्रेशन प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज DA प्रोसेस। DA प्रोसेस इफ यू कैन सी हियर इट इज ऑल्सो एन आइसोकोरिक प्रोसेस। और इस दौरान क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ हीट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और इतनी अमाउंट ऑफ हीट अगर आप देख पा रहे हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान, जब एक्सपेंशन के बाद आइसोकोरिक प्रोसेस हुई थी तो वहां पर क्या हुआ है, वहां पर उतने हीट को हमने रिजेक्ट करते हुए देखा है। सो DA प्रोसेस, अगेन फोर्थ प्रोसेस इज DA प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है ये, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, ये होगा NCV डेल्टा टी। अब डेल्टा टी मतलब देखिए, सिस्टम ने सम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया एंड टेम्परेचर रेज फ्रॉम TC टू TH। यहां पर भी वैसा होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में भी सिस्टम चेंजेस इस टेम्परेचर फ्रॉम TH टू TC, है ना। तो यहाँ पे भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आना चाहिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, क्योंकि वर्क डन तो होता नहीं है कांस्टेंट वॉल्यूम होने के कारण। अगेन आई एम राइटिंग हियर टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम TC टू TH by absorbing Q amount of heat।
ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, दिस इज आइसोकोरिक हीट एडिशन एंड दिस इज आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। बस हो गया, इतना ही हमें इस पर्टिकुलर स्टर्लिंग साइकिल से समझना है। एग्जाम में तो उतना क्वेश्चन पूछते नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह आ जाए तो बस इतना पता होने चाहिए, दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस है और दो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोकोरिक, इन दोनों ही प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होते रहता है इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। चलेगा, इतना याद रखना। तो अगेन स्टर्लिंग इंजन अगर है तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है, यहाँ पर हमने पहले ही बोला था। और अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो इसी स्टर्लिंग साइकिल पर चलने वाले हीट इंजन को आप रिवर्स डायरेक्शन में चलाते हो तो जो टेम्परेचर को कम करना है, मतलब रेफ्रिजरेशन के लिए इसका यूज होता है। और खास करके स्पेस टेक्नोलॉजीज में स्टर्लिंग इंजन को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो इन द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स मतलब मेंटेनिंग द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो सब जीरो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो फील्ड होती है रेफ्रिजरेशन की, उसे हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं, जहां पर ये जो स्टर्लिंग साइकिल पर बेस्ड रेफ्रिजरेटर है उसका यूज किया जाता है। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स है आपके एक्सरसाइज में और कुछ सीईटी के क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। सो रिलेटिवली 2 या 4 ही क्वेश्चन अपन लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोला है, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज लार्ज व्हेन। अब सबसे पहली बात तो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, ये एक फॉर्मूला है। 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम ज्यादातर बार यूज करते हैं। तो इस हिसाब से पहले क्या बोला है, टी एच इज लार्ज। यस, अगर टी एच लार्ज है तो इफिशियंसी बढ़ती है, बट प्रोवाइडेड कि टीसी भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट साथ में चाहिए, टीएच का लार्ज होना और टीसी का स्मॉल होना। तो पहले बोला है कि टीएच इज लार्ज, लेकिन ये पार्शियल ट्रूथ होगा। टीसी इज लो, अगेन दिस वुड ऑल्सो बी अ पार्शियल ट्रूथ। दोनों ही स्टेटमेंट कंबाइनली आने चाहिए थे। सी क्या बोल रहा है, टी एच माइनस टी सी इज लार्ज। यस, अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ ना, टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच। तो अगर टी एच माइनस टी सी लार्ज है तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारी इफिशियंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। डी का तो देखने का सवाल ही नहीं बनता, और वैसे भी अगर देखा जाए टी एच माइनस टी सी स्मॉल तो इफिशियंसी तो कम हो जाएगी। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ। किसके ट्रांसफर से वो डील करता है, एनर्जी के ट्रांसफर से डील करता है ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही एनर्जी की बात करता है। और उसी के लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए या फिर उसी के लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टेटमेंट आए हैं वो भी एनर्जी से ही डील करते हैं एंड दैट्स व्हाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली। थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन। अब हम जानते हैं दो सेक्शन होते हैं, ये था हमारा एक्सपेंशन वॉल्व, यहाँ से इवेपोरेशन चेम्बर, यहाँ नीचे था कंप्रेसर एंड दिस वाज कंडेंसर। तो हमने देखा था कंडेंसर से क्या होता है, हीट रिजेक्ट होता है इनटू द हॉट रिजर्वायर। तो आप ये बोल सकते हो कि हीट इज रिजेक्टेड इन द हॉट रिजर्वायर बाय रेफ्रिजरेंट इनसाइड द कंडेंसर। तो कंडेंसर इज अवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी दिए हैं, कोल्ड चेंबर नहीं, इवेपोरेटर नहीं, यहाँ से तो हीट एब्जॉर्ब होती है। हाँ, हॉट चेंबर में भी हीट को रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोसेस वो कहाँ परफॉर्म करता है, इनसाइड द कंडेंसर। तो कंडेंसर इज मोर करेक्ट ऑप्शन देन दैट ऑफ हॉट चेंबर। ना लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्या दिया है, अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन, कैलकुलेट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर टेम्परेचर के बेस निकालना है तो ये होता है टी सी अपॉन टी एच माइनस टी सी। अब देखो यहाँ पर टी सी देकर रखा है, टी सी कितना है 250 केल्विन, टी एच कितना है भैया 300 केल्विन। चलो रख लेते हैं फट से। सो 250 डिवाइडेड बाय 300 minus 250, again this is 250 divided by 50। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना हो जाएगा 5, के की वैल्यू हो गई 5। चल अब ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आराम से, इसको थोड़ा सा धीरे समझेंगे ताकि जो चीजें है वो क्लियर हो जाए। क्या दिया है हमें, 2 moles of an ideal monoatomic gas. So 2 moles of an ideal monoatomic gas is carried from a state of P0 V0
to a state of 2 times of P naught, 2 times of V naught along a straight line path in a PV diagram. The amount of heat absorbed by the gas is in this process is given by. देखो मान लो मैं यहाँ पर एक PV डायग्राम निकाल रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। वाई एक्सिस पर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर हम वॉल्यूम ले रहे हैं, चलेगा। सो सबसे पहले सिस्टम कौन से स्टेट में, मान लीजिए फर्स्ट स्टेट है। उस समय प्रेशर और वॉल्यूम की क्या वैल्यू देकर रखी है, प्रेशर इज पी नॉट, वॉल्यूम इज वी नॉट। यहां से हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, नए स्टेट में लेकर जा रहे हैं जहां पे प्रेशर की भी वैल्यू बढ़ रही है और वॉल्यूम की भी वैल्यू बढ़ रही है। तो दिस इज माय सेकंड स्टेट जहां पर वॉल्यूम हो गया 2 टाइम्स ऑफ वी, राइट। तो मैं इसको लिख लेता हूँ डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। और प्रेशर कितना हो गया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट। आगे क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द प्रोसेस इज। अब देखिए Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब ये एक्सपेंशन हुआ होगा, जब ये प्रोसेस हुई होगी तो वर्क डन भी हुआ होगा। और ऐसा हमें बोला नहीं है कि प्रोसेस आइसोकेरिक है कि आइसोबेरिक है कि कौन से टाइप की प्रोसेस है, तो हम कुछ चीज़ें इमेजिन नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा मान लेंगे कि जो भी हीट एनर्जी सप्लाई की है उससे इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई होगी, दैट इज एन सी वी डेल्टा टी प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट इज यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हमें इस पर्टिकुलर कर्व के जो बिलो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, यहाँ से वर्क डन निकल जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग निकल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि वो इजी है निकालना। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इस फिगर को कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ ताकि सॉल्व करते समय आसानी हो जाए। चलिए, सो as I have written Q is equal to delta U plus delta W. So first part I am calculating delta W. अब एरिया अंडर द कर्व है, अगर आप इसको देखो तो ये एरिया अंडर द कर्व हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक पार्ट जो है वो ट्रायंगल का है और बचा हुआ पार्ट किसका है, रेक्टेंगल का है। तो मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। दिस इज बेस एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स हाइट, सो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। चलो बेस कितना है, बेस इज 2v माइनस वी नॉट, दैट 2v नॉट माइनस वी नॉट इज वी नॉट इंटू हाइट कितनी है भैया, 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट माइनस पी नॉट, दैट इज सिंपली पी नॉट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, तो ये जो सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, ये पार्ट है ना, ये दिस इज रेक्टेंगल। सो अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज वी नॉट और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, पी नॉट माइनस जीरो इज पी नॉट, तो वी नॉट इंटू पी नॉट। तो ये हो गया 1 प्लस हाफ इज 1.5, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। ये तो हो गया वर्क डन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है भैया, सेकंडली चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, वो क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी। अब देखिए कौन सी गैस बोली है, मोनो एटॉमिक गैस बोली है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए सी वी की क्या वैल्यू होती है, मोनो एटॉमिक गैस में वी नो सी वी होता है 3/2 आर। चलेगा, इसको यूज करेंगे। कितने नंबर ऑफ मोल्स बोले हैं, 2 मोल्स बोले हैं, तो 2 इंटू 3/2 आर इंटू, अब डेल्टा टी दिया है कि यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ फिलहाल मैं स्टेट 2 के टेम्परेचर को T2 लिखता हूँ, स्टेट 1 के टेम्परेचर को T1 लिखता हूँ। तो अगर मैं T2 माइनस T1 कर लूँ तो मुझे डेल्टा टी मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि भैया ये T2 माइनस T1 लाएंगे कहाँ से। अगर मैं पहले स्टेट की बात करूँ तो पहले स्टेट में प्रेशर था P नॉट, वॉल्यूम था V नॉट, तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन आर T1, T1 या T नॉट भी लिख सकते हो, बट T नॉट रिप्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट स्टेट, तो इसको मैं T1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ से T1 क्या मिल गया मुझे, P नॉट V नॉट अपॉन N टाइम्स ऑफ R। और सेकंड स्टेट के समय भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ P नॉट इंटू 2 टाइम्स ऑफ V नॉट इज इक्वल टू N R टाइम्स ऑफ सेकंड स्टेट का टेम्परेचर, दैट इज T2। देयरफॉर T2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज
4 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर। तो चलो फटाफट पुट कर लेते हैं, ये दो दो वैसे ही कैंसिल हो गया। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ आर। अच्छा, टी टू कितना है, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। देखिए टी टू है 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, और ये है 1 टाइम ऑफ पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर। तो 4 में से एक चला गया 3, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट अपॉन एन टाइम्स ऑफ आर, चलेगा। सो अब हम जानते हैं आर आर कैंसिल, एन की वैल्यू क्या है 2, ऊपर 3 इंटू 3 इज 9, सो आई कैन डायरेक्टली राइट 9 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो चलो क्यू फाइंड कर लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा, क्यू वुड बी इक्वल टू 9/2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट, चलेगा। अब अगर इसको सॉल्व करो तो 9/2 इज 4.5, 3/2 is 1.5, 4.5 plus 1.5 is 6, and 6 times of this would be 6 times of P naught V naught. So which option is correct? Option C is correct option. चलेगा। Now let's move to next question. A Carnot refrigerator absorbs heat from water at 0 degree Celsius and it gives it to the room at 27 degree Celsius. तो पहले तो TC देकर रखा है, अलग पेन से लिखता हूं मैं, देखिए टीसी देकर रखा है विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में क्या हो जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा 273 केल्विन। एंड हॉट एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर 273 में ऐड कर लूं तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। आगे क्या बोला है, when it converts 2 kg of water at 0 degree Celsius into ice at 0 degree Celsius, मतलब ये जो हीट एक्सट्रैक्शन चल रहा है, हीट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, क्यूसी। क्यूसी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट क्यों किया है, ताकि वो 2 kg ऑफ वाटर को 2 kg ऑफ आइस में कन्वर्ट कर ले, राइट। तो एक तरीके से लैटेंट हीट का यूज करके ही इस वाटर को आइस में कन्वर्ट किया होगा। सो क्यूसी वुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस है तो वो फ्यूजन होता है। नाउ आगे क्या बोला है, द वर्क डन इज, और उन्होंने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देकर रखा है, पूछा है हमसे भैया वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट किया है दैट इज क्यूसी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो क्यूसी इज इक्वल टू एम इंटू एल, राइट। सो मास इज 2 kg, latent heat of fusion is how much, 333 इंटू 10⁻3, राइट, जूल पर केजी, ये भी केजी है तो बचेगा हमारे पास सिर्फ जूल। सो क्यूसी मिल गया। वर्क डन पूछा है, तो भैया वर्क डन कैसे पता चलेगा, तो रेफ्रिजरेटर है तो हम जानते हैं भैया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज क्यूसी अपॉन अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ अगर परफॉर्मेंस पता है तो सीधा सीधा हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पता है नहीं, लेकिन हमारे पास ना ये दो टेम्परेचर देके रखे हैं टीसी एंड टीएच। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को अगर उस फॉर्म में लिखना है तो आई कैन राइट टीसी अपॉन टीएच माइनस टीसी, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्यूसी अपॉन वर्क डन। तो चलो क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्यूसी मल्टीप्लाइड बाय टीएच माइनस टीसी अपॉन टीसी, हो गया। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यूसी कितना आया है 2 इंटू 333, डायरेक्टली लिख लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 666 इंटू 10⁻3। टी एच इज हाउ मच 300 केल्विन, राइट। सो 300 माइनस 273 डिवाइडेड बाय टी सी इज हाउ मच 273, चलेगा। सो इफ यू फर्दर सॉल्व दिस, वर्क डन वुड बी इक्वल टू 666 इंटू 10⁻3 इंटू 300 minus 273 is how much, 27, yes, this is 27 divided by 273। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करो तो देखते हैं कि कितना आएगा। लेट मी कैलकुलेट इट मैन्युअली। सो 666 इंटू 27, तो ये हो जाएगा 7 6 42, दिस इज 4, 42 and 4 is 46, अगेन 4, देन ये हो जाएगा अगेन
46 0 12 1 13 1 and then this is 13, so 2 8 9 7 1, ठीक है। और फिर 17982 को वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय 273, तो 1 से तो डिवीजन होगा नहीं, 2 से हो सकता है, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई 7 8, 273 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, हाउ मच इट वुड बी? तो 8 से भी नहीं हो रहा है, 6 करके देखते हैं। अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? दिस 3 वी हैव 4 1638, सो अगर दिस इज 1638 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव, एक कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? पहले तो देख लो, एक ही ऑप्शन है 6 वाला, ये सी ऑप्शन, क्योंकि ये जो 10 टू द पावर 3 है वो तो रहने ही वाला है। हमने बस इसको मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था 273 से, तो डिवाइड करने के बाद 6 के फॉर्म में हमें आंसर मिल रहा है, जो कि मेरा ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, अगर 64 63 62 कुछ ऐसे और ऑप्शंस होते तो उस केस में मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन, चलेगा। अगर चाहो तो और सॉल्व करके देख सकते हैं, बट उसका कोई यूज नहीं है, मैनुअल चीज है, वो आप खुद भी करके ट्राई कर सकते हो, चलेगा। देन देर इज वन मोर क्वेश्चन, द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ईटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज बीटा, देन द रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा इज। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो सीईटी में काफ़ी नॉर्मल है, कई बार पूछे जाते हैं। कभी ईटा बीटा लिखते हैं, कभी ईटा 1 ईटा 2 कुछ भी लिख सकते हैं वो, ठीक है। तो बस आपको ध्यान देना है किसको किस फॉर्म में बोला है। मतलब अगर आप देखो तो रिलेशनशिप कैसे दी है यहाँ पे, ईटा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, मतलब दिस इज इफिशियंसी ऑफ इंजन एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इफिशियंसी ऑफ इंजन को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के फॉर्म में यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, चलेगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हीट इंजन की इफिशियंसी क्या निकालते हैं? कौन सा हीट इंजन बोला है? कार्नोट वगैरह ऐसे कुछ बोला है क्या? नहीं, कार्नोट नहीं बोला है। अगर कार्नोट नहीं बोला है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस QC अपॉन QH। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको लिख सकते हो QH माइनस QC अपॉन QH, दिस इज ईटा। सेकेंडली जो कोइफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या होगा? QC अपॉन QH माइनस QC। अब देखिए, अगर मुझे ईटा के फॉर्मूले में बीटा को इंट्रोड्यूस करना है तो कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे देखो, मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ, आप प्लीज केयरफुली देखो। तो मुझे पता है भैया ईटा इज इक्वल टू QH माइनस QC अपॉन QH। तो ये जो न्यूमरेटर है उसे मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा। तो कैसे लेकर आऊंगा? ईटा वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QC। अब यहाँ पर क्या है, ये अगर QC होता तो QC अपॉन QH माइनस QC को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते थे? बीटा। बट है क्या वैसा? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे QC लाना पड़ेगा। और QC कैसे लाएंगे? तो इस एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ QC अपॉन QC से, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस QC को इधर लेके आते हैं और ये जो QH बचेगा उसको बाहर ले लेंगे। तो दिस विल बिकम ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन QC डिवाइडेड बाय QH माइनस QC। तो ये हो गया बीटा का फॉर्मूला और बचता है हमारे पास QC अपॉन QH। सो नेक्स्ट पेज पर मैं इसको लिख रहा हूँ, ईटा इज इक्वल टू 1 बाय, ये तो भैया है बीटा हमारे पास, ठीक है। तो 1 बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय QC अपॉन QH। अब यहाँ पर QC अपॉन QH एक्स्ट्रा टर्म है, तो उसको भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। इफ यू सी केयरफुली, QC अपॉन QH को मैं 1 माइनस ईटा भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। सो QC अपॉन QH को इधर लाया, ईटा को शिफ्ट किया राइट में, सो द सेम कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, सो एज आई कैन राइट 1 बाय बीटा इंटू 1 माइनस ईटा,
1 माइनस ईटा। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, तो बीटा मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाई ईटा, दैट वुड बी 1 अपॉन ईटा माइनस 1 अपॉन ईटा माइनस 1 एंड दैट इज माई बीटा। तो ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं, या तो ईटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा है या फिर ईटा के फॉर्म में लिखना है। तो चलो एक काम कर लेते हैं, 1 अपॉन ईटा में सेपरेट रखूंगा तो दैट वुड बी बीटा प्लस 1। फिर से लिख लेते हैं, ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1, चलेगा। सो दिस इज द ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि ये जो पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा पार्ट था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बहुत सारे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, खास करके कार्नोट पर हमारा फोकस रहेगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।